ठीक है, ईटीसी का मतलब और भी जगह होती है, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, सबसे पहले तो बेटा इसको किसने खोजा, इस प्रेरित्र के प्रभाव को किसने खोजा, तो बेटा इस खोज को किसने की थी, हेनरी ने। आओ जानते हैं बेटा, ये सब आप पढ़ चुके हो। प्रेरित्र के प्रभाव की खोज, प्रेरित्र के प्रभाव की खोज बेटा किसने की, हेनरी ने की। किसने की, हेनरी ने की। और बेटा इसीलिए 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 प्रेरकत्व की इकाई क्या दी जाती है बेटा, प्रेरकत्व की इकाई क्या दी जाती है बेटा, इकाई हेनरी दी जाती है, हेनरी होती है, होती है। आपको पता है बेटा, जब मैं पहला चैप्टर पढ़ा था, इसलिए बोला जाता है बेटा हर चीज को चैप्टर वाइज पढ़ो, है ना। जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फैराडे ने एक प्रयोग किया था, और फैराडे का एक शिष्य था जिसका नाम था हेनरी। उसने बोला था कि सर जब आप एक टर्न लगाते हो तो ज्यादा मैग्नेट होता है, और ज्यादा टर्न लगाते हो तो और ज्यादा मैग्नेट होता है। बेटा वो कौन था, वो मेरा हेनरी ही था। और उसने ये बताया था कि जितनी ज्यादा लपेटे होगी उतना ज्यादा चुंबकत्व होगा। तो बेटा हेनरी का एक स्टेटमेंट था, क्या था, जितनी ज्यादा फेरों की संख्या होती है उतनी ही उतनी ही उतनी ही बेटा क्या होता है, एक मिनट, होती है उतनी ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र आता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, पैदा होता है। यानी कि अगर एक टर्न होगा तो थोड़ा होगा मैग्नेटिज्म, और ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा। अब देखो बेटा प्रेरक का प्रतीक क्या होता है, तो देखो प्रेरक को किससे दर्शाया जाता है, तो बेटा सबसे पहले प्रेरक को या प्रेरित्र को, है ना बेटा। तो प्रेरक को बेटा किससे दर्शाया जाता है, एल से दर्शाया जाता है, ठीक है बेटा। अब बेटा इसका प्रतीक क्या होता है, तो इसका प्रतीकात्मक रूप क्या होता है, ये देखो बेटा, इसका प्रतीकात्मक रूप क्या होता है बेटा, इस तरह से। ये आपका एक प्रेरक, ये देखो, ये बन गया, होता है, ठीक है, होता है। बिल्कुल बेसिक से और हर चीज को पढ़ाई जाएगी जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आखिर ये प्रेरक होते कितने प्रकार के हैं, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। प्रेरक और चौक के प्रकार, लिखो बेटा अगला, प्रेरक या चौक के प्रकार। तो बेटा ये मूलतः कितने होते हैं, तो आप सभी को पता है बेटा, मूलतः ये कितने होते हैं, मूलतः ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। सर नाम तो बताओ, बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा, 2 मिनट बता रहा हूँ। पहला होता है वायु कोर। बेटा ये किसके आधार पर होता है, तो ये कोर के आधार पर नाम दिए जाते हैं, कोर के आधार पर वर्गीकरण होता है ना। अब आप कहोगे सर ये कोर क्या होता है, बेटा कोर वो होती है जहां पर ये कोयले लपेटी जाती है ना। तो लिखो बेटा कोर क्या होता है, वाइंडिंग करने का भाग, वाइंडिंग जिस पर होती है ना, जिस पर होती है उसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो अगर ये वाइंडिंग होगी वायु के ऊपर होगी तो बेटा वायु कोर कहलाएगी, फेराइट के ऊपर होगी तो फेराइट कहलाएगी, है ना। आओ बेटा जानते हैं। तो पहला है बेटा वायु कोर युक्त, पहला जो है मेरा क्या है, वायु कोर प्रेरित्र। अब देखो बेटा इसमें कोई भी तरह का कोई मटेरियल नहीं होगा, कौन होगा, वायु होगी, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या होगा बेटा, देखो दूसरा आपने एक नाम सुना होगा फेराइट, बेटा होगा, देखो दूसरा है फेराइट युक्त, फेराइट प्रेरित्र। अभी बताते हैं बेटा क्या होता है, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बताइए जल्दी से बताइए, क्या होता है, लोह कोर, लोह कोर प्रेरित्र, ठीक है बेटा। चलिए अभी तक हमने पढ़ा कि प्रेरित्र क्या होता है, प्रेरित करने वाला, किसको प्रेरित करता है, मैग्नेट को। और बेटा इसको दिखाते किससे है, एल से। इसकी इकाई क्या होती है, हेनरी। बेटा इसे खोजा किसने था, इसे हेनरी नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। और अंत में देखा बेटा ये कोर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर प्रेरित जो होगा वो कितने प्रकार का होता है, तो बेटा वो कोर के आधार पर जिस पर वाइंडिंग लपेटी जाती है ना, वो होता है कोर। तो बेटा 3 होते हैं, एक वायु कोर, एक फेराइट और एक लोह कोर, ठीक है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो पहला पार्ट देखते हैं हम, वायु कोर क्या होता है, फिर देखेंगे फेराइट क्या होता है, फिर देखेंगे लोह कोर क्या होता है, ठीक है। पहला है वायु कोर युक्त, पहला है वायु कोर युक्त। तो देखो ये वायु कोर युक्त, तो बेटा इसमें क्या होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो इसमें कोर के रूप में क्या यूज की जाती है साथियों, वायु। तो बेटा लिखो, जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, नाम से ज्ञात होता है, इसमें कोर इसमें कोर के रूप में क्या होता है बेटा, कोर के रूप में क्या लिया जाता है, वायु ली जाती है, ठीक है। कोर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, वायु। अक्सर अपन ने देखे कोई लपेटी भी हो जाती है बेटा, वो क्या होते हैं, यही इंडक्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा बहुत सही। अच्छा तो क्वेश्चन आता है वायु क्यों होती है बेटा, क्योंकि वायु का ब्रेकडाउन बहुत उच्च होता है। बेटा वायु क्या होती है, कभी भी सैचुरेटेड नहीं होती है। देखो वायु के लिए बीएच कर्व कैसा होता है, लिखो बेटा वायु के लिए आपको पूछा जाता है बेटा बीएच कर्व, आपको पढ़ाएंगे अभी बीएच कर्व, मैग्नेट पे पढ़ाऊंगा बेटा। बी और एच क्या होता है, बी और एच के मध्य संबंध बेटा कैसा होता है, बीएच वक्र कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। कैसा होता है, इस प्रकार से। तो ये क्या है बेटा, ये आपका है बी और ये क्या है एच, एक सीधी रेखा होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है वायु का बेटा क्या होता है, ब्रेकडाउन, यानी कि वायु का भंजन, यानी कि वायु के बिखरने की प्रवृत्ति, वायु का ब्रेकडाउन बहुत अधिक होता है ना।
बहुत अधिक होता है। तो आप बताओ वायु का ब्रेकडाउन अधिक होगा तो इसको अधिक आवृत्ति पे यूज करोगे कि नहीं? करेंगे। अधिक होता है, बस यही कारण होता है। अधिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक पॉइंट को नोट करना, क्योंकि हर क्वेश्चन में हर पॉइंट पे आंसर बनता है। अब बताओ जिसका ब्रेकडाउन बहुत अधिक होगा तो बताओ इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो इसका प्रयोग होगा बेटा बेटा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में होता है, परिपथों में होता है। ठीक है, ये लीजिए बेटा आपके लिए सबसे अच्छा। अब आप जान गए हैं कि वायु क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वायु की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ अच्छी होती है। कितनी होती है? 30 केवी प्रति सेंटीमीटर, और वो क्या होती है? 21.2 केवी प्रति सेंटीमीटर। तो लिख देता हूं बेटा, ये स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो ध्यान रखना बेटा कितना होता है? 30 केवी प्रति सेंटीमीटर। और बेटा ये पूछा जाता है ये कौन सा मान है, तो ये मैक्सिमम मान है। ठीक है, और बेटा एक अधिकतम मान भी होता है, वो कितना होता है? 21.2 केवी प्रति सेंटीमीटर। बेटा ये क्या है? आरएमएस मान है ना। कभी कभी बेटा ये क्या करता है, इधर सेंटीमीटर नहीं देके एमएम देगा, तो बेटा एमएम होगा ना, तो यहाँ 3 केवी प्रति एमएम लिखना। ठीक है, ये सारे ध्यान रखना बेटा। अगर यहाँ पर बेटा फिर से एमएम कहे ना, तो बेटा इसको अपने हिसाब से चेंज कर देना। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट कर देना। करके बताओ, चलो कर देना। अगर एमएम में कहे तो 2.12 केवी प्रति एमएम। ठीक है बेटा, ये छोटे छोटे चीजें ध्यान में रखो। ठीक है, अगली और इंपॉर्टेंट आती है मेरे पास फेराइट कोर। आप अक्सर नाम सुनते हैं ना फेराइट कोर, चलो जानते हैं। दूसरा फेराइट कोर प्रेरक क्या होता है? ठीक है, आप अक्सर सुनते हैं बेटा उच्च प्रतिरोध वाला, है ना, वही है ये बेटा फेराइट कोर। देखो इस प्रकार के कोर के रूप में बेटा क्या है? लोहा या कार्बन यूज किया जाता है। अच्छा सर, वो तो हमें भी पता है, तो बेटा लिखो इस प्रकार के प्रेरक में, कोर के रूप में, इस प्रकार के प्रेरक में कोर के रूप में बेटा क्या यूज किया जाता है? लोह कार्बन चूर्ण यूज किया जाता है। लोहे और कार्बन का चूर्ण प्रयोग किया जाता है। प्रयोग होता है, सिर्फ लोहा नहीं होता बेटा, क्या होता है? लोहे और कार्बन का चूर्ण होता है। ठीक है, अच्छा तो इसका विशेषता क्या होती है बेटा? तो आपको पता है बेटा इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता होती है इसका उच्च प्रतिरोध। तो बेटा इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, अधिक होता है। अगर प्रतिरोध अधिक होगा तो बताओ करंट कैसी होगी? जीरो। और मैग्नेटिज्म क्या होता है? बहुत ज्यादा। तो लिखो बेटा इसका मतलब क्या है? अगर इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा तो बेटा इसमें जो जी है यानी कि कंडक्टेंस क्या होगा? उतना ही कम। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा? मैग्नेट ही होगा, यानी कि मैग्नेट ही होगा, मैग्नेटिज्म होगा, है ना। मैग्नेटिज्म कैसा होगा बेटा? ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बेटा बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए बेटा फेराइट यूज की जाती है, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, और प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना कम होगा, यानी कि चालन उतना कम होगा, और इसका मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। ठीक है, समझ गए बेटा। अच्छा तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो बेटा उच्च आवृत्ति पर रेडियो रिसीवर में इसका प्रयोग होता है। इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसीलिए इसका प्रयोग उच्च आवृत्ति वाले किस में होता है बेटा? रेडियो रिसीवर में होता है। रेडियो रिसीवर ट्रांसमीटर में होता है। ट्रांसमीटर यानी कि जो सिग्नल को भेजते हैं ना बेटा, वो ट्रांसमीटर में होता है, क्योंकि सिग्नल को भेजने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैग्नेट चाहिए, और मैग्नेट ज्यादा कम मिलेगी जब उसमें क्या होगा? हानियां कम होगी, यानी कि मतलब कंडक्शन कम होगा, और कंडक्शन कम किसी में होता है? जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, और वो एकमात्र हमारी कौन है? फेराइट कोर है। ठीक है बेटा, समझ गए? ठीक है, लेकिन बेटा इसमें क्या होता है? इसे कुछ सीमा तक ही परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर चालन नहीं है, इसलिए, यानी कि कंडक्शन की प्रॉपर्टी कम है ना, तो बेटा इसको सिर्फ कुछ सीमा तक ही। तो पूछा जा सकता है बेटा कम परास तक किसे यूज किया जाता है? इसे ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, हाँ तो बेटा इसकी परास सीमा, या ऐसे लिख सकते हैं बेटा इसकी संचालन सीमा को ज्यादा परिवर्तित नहीं किया जाता है। परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आप में से कोई बता सकता है क्यों नहीं किया जा सकता है? हाँ बोलो। मैं बताता हूँ बेटा, आपको पता है ये क्या कर रहा है? प्रेरित तो कर रहा है, तो बेटा प्रेरित करने के लिए क्या चाहिए? धारा चाहिए, है ना। और बेटा इसके अंदर धारा तो बहुत कम है। अगर धारा कम है, प्रतिरोध ज्यादा है, तो बेटा इसके मान को ज्यादा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, और तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण है, वो है बेटा लोहयुक्त कोर। तो आओ बेटा तीसरा क्या है? लोहयुक्त कोर। इतना डिटेल से बेटा बहुत कम ही जगह होता है। लोहयुक्त कोर, है ना। लोहयुक्त कोर कौन सी है? आओ जानते हैं। ठीक है, अच्छा तो इस प्रकार में बेटा इसमें लोहा क्यों लिखा? क्योंकि फेराइट में सर क्या था? कार्बन के साथ लोहा मिक्स था, और यहाँ पर क्या है? केवल क्या है? नर्म लोहा। तो लिखो बेटा इस प्रकार की कोर में, और इस प्रकार की कोर आप हर जगह देखते ही हो, मोटर्स में वगैरह में। तो इस प्रकार की कोर कहाँ होती है बेटा? कोर किससे बनी होती है? कोर नर्म लोहे से बनी होती है। नर्म लोहे से बनी होती है।
इस प्रकार की कोर किससे होती है बेटा? नर्म लोहे से बनी होती है। अब नर्म लोहे से क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ रखा है, क्योंकि ये क्या है? नर्म लोहा है। तो बेटा नर्म लोहे का बीएच कर्व कैसा होता है? बीएच कर्व अभी बताता हूँ बेटा। नर्म लोहे का बीएच कर्व जो होता है ना बेटा, बीएच वक्र, जिसको आता है वो ठीक, और नहीं आता है तो मैग्नेट वाले चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा जब आप देखना, ठीक है? बीएच वक्र तो बेटा कैसा होता है? बिल्कुल पतला होता है, इस तरह से। कैसा होता है बेटा? सकरा होता है या पतला होता है। अब सकरा होने का मतलब क्या है बेटा? इसे किस में यूज कर सकते हैं? विद्युत चुंबक में। अतः इसे अतः इसका अतः इसका बेटा क्या है? चुंबकत्व बढ़ाया जा सकता है। चुंबकत्व बढ़ाया जा सकता है। चुंबकत्व बढ़ाया जा सकता है। कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब सुनो बेटा, सबसे पहले क्या थी? वायु कोर। कोर सैचुरेट नहीं होती थी, लेकिन बेटा उसको ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता था। उसके बाद आया फेराइट। फेराइट में क्या है? उसको उच्च आवृत्ति पर तो यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटा उसके अंदर करंट नहीं था, है ना? और ये तीसरा क्या है बेटा? लोह कोर। ये क्या है? नर्म लोहे का है, तो बेटा इसका मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए आगे जितनी भी मशीनें बनाएंगे ना, तो बेटा इसी कोर का यूज करेंगे, नर्म लोहे का, है ना? और यही क्या कहलाता है? विद्युत चुंबक का जन्म का कारण, है ना? तो बेटा यही चुंबकत्व बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए इसीलिए सभी इसलिए लगभग सभी मशीनों में चुंबक की मात्रा बढ़ाने और घटाने के लिए, चुंबक की मात्रा में बड़े स्तर पर परिवर्तन के लिए, बड़े स्तर पर परिवर्तन के लिए क्या यूज में लेते हैं बेटा? के लिए हम क्या लेते हैं? लोह युक्त कोर यूज में लेते हैं। लोह युक्त कोर लेते हैं, लोह युक्त काम में लेते हैं। यानी कि जहां ज्यादा मात्रा में मुझे अच्छे से वेरिएशन हो सकता है बेटा, वहां लोह कोर यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए। और बेटा अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में होता है, सोडियम वेपर लैंप में होता है, और इन सब में होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो आप सभी को पता है इसका प्रयोग कहाँ होगा? मशीनों में। आगे जब इल्यूमिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो बेटा कहाँ होगा? फ्लोरोसेंट ट्यूब में। और बेटा कहाँ होगा? सारे के सारे लैंप्स वगैरह के अंदर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आप क्या जान चुके हैं? आप प्रेरक के बारे में जान चुके हैं, प्रेरक की खोज किसने की थी। अब आप जानेंगे बेटा प्रेरक से संबंधित सारी परिभाषा, ये प्रेरकत्व क्या होता है, प्रेरक के प्रतिघात क्या होता है, इनके बारे में। ठीक है, तो एक एक करके अपन इसके प्रेरक संबंधित सारी परिभाषाओं को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्रेरक संबंधित शब्दावलियां, प्रेरक संबंधित क्या बेटा? महत्वपूर्ण शब्दावलियां, मतलब ऐसी कौन कौन सी शब्दावलियां है बेटा, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आओ। तो पहला इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रेरकत्व क्या होता है। तो पहली शब्दावली क्या है? प्रेरकत्व। आ जाओ बेटा। ठीक है, चलिए। परिपथ का वह गुण जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है बेटा, वो प्रेरक नहीं, प्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है, तो लिखो परिपथ का वह गुण, परिपथ का कौन सा परिपथ? विद्युत परिपथ। परिपथ का वह गुण जो धारा परिवर्तन का क्या करता है बेटा? विरोध। ये अक्सर पूछा जाता है बेटा, विरोध करता है, क्योंकि आजकल सारे क्वेश्चन बेसिक से होते हैं बेटा। परिपथ का वह गुण जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है, वह क्या कहलाता है बेटा? प्रेरकत्व कहलाता है। प्रेरकत्व कहलाता है, यानी कि प्रेरकत्व क्या है? एक गुण है किसका? प्रेरक का। क्या करेगा? धारा परिवर्तन का विरोध करेगा। ठीक है बेटा, अब इसका कोई प्रतीक है? बिल्कुल है सर। इसका प्रतीक तो बेटा इसका प्रतीक क्या होता है? एल, है ना? ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है? एल। और बेटा इसका संकेत क्या है? इसका संकेत क्या होता है बेटा? ये होता है ना? कुंडली। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, इसकी इकाई। तो बेटा इसकी इकाई क्या है? इसके खोजकर्ता के नाम पर रखी गई थी, इनका नाम था हेनरी। तो इसकी इकाई क्या है बेटा? इसकी इकाई क्या है? वो है हेनरी। किसके नाम पर रखी गई? खोजकर्ता के नाम पर। खोजकर्ता के नाम पर रखी गई, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छे। इनकी इकाई इनके नाम पर रखी गई। ठीक है, तो इसके वैज्ञानिक भी कौन थे? वैज्ञानिक हेनरी थे। आगे का जो इंपॉर्टेंट है बेटा, अब है इसका गुण, वो है स्वप्रेरकत्व, है ना? चलिए पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा स्वप्रेरकत्व। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है बी, स्व प्रेरकत्व। क्या होता है स्वप्रेरकत्व? अच्छा, जब किसी भी प्रेरक में धारा प्रवाह करोगे तो बेटा एक तो या तो खुद में प्रेरक कर सकता है या दूसरे में। भाई आप हो या तो खुद के जीवन में प्रकाश कर सकते हो या दूसरे की। जब खुद के जीवन में प्रकाश करोगे, खुद में मैग्नेट लाओगे, तो बेटा क्या कहलाएगा? स्वप्रेरकत्व। अब जब दूसरे के जीवन में प्रकाश लाओगे तो बेटा क्या कहलाएगा? म्यूचुअल, है ना? बस यही होता है। आ जाओ, बहुत आसान है। तो पहला क्या है बेटा? स्वप्रेरकत्व, है ना? अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? जैसा कि स्व यानी कि खुद का, स्व और प्रेरकत्व, है ना बेटा? नाम से देखो बेटा, स्व यानी खुद का और प्रेरकत्व यानी कि धारा परिवर्तन का गुण। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, प्रेरक का वह गुण जो जो स्वयं में
प्रवाहित, बेटा एक क्वेश्चन पूछा प्रवाहित धारा या वोल्टेज, तो प्रवाहित धारा है ना, प्रवाहित धारा का विरोध करता है, विरोध करता है, वो क्या कहलाएगा, वह स्वप्रेरकत्व कहलाता है। इसलिए बेटा ये छोटी छोटी डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए, स्वप्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बेटा, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वयं में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। अब मुझे बताओ क्या ये केवल एसी में होता है या डीसी में भी हो सकता है, तो बेटा ये केवल एसी में होता है, डीसी में फैराडे का नियम काम नहीं करता, इसलिए हम नहीं कहते ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में एसी दोगे तो चलेगी, डीसी दोगे तो शॉर्ट हो जाएगी। इसलिए बेटा आओ, यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए लागू होता है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए लागू होता है, दिष्ट धारा के लिए नहीं। यानी कि दिष्ट धारा जो आपने पढ़ी है ना, वो दिष्ट धारा के लिए क्या बेटा लागू नहीं होता, नहीं होता है। बेटा इसका कारण क्या है, ये दिष्ट धारा के लिए लागू क्यों नहीं होता है, सोच के बताओ बेटा। हाँ, क्योंकि दिष्ट धारा में फैराडे का नियम सत्य नहीं होता। क्योंकि फैराडे और हेनरी तो साथ साथ ही चलते हैं, आपको बताइए, आपने पढ़ रखा है ना बेसिक, इसलिए क्योंकि दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए, क्योंकि प्रेरक तो आखिर चुंबक की करना है ना, हाँ, क्योंकि दिष्ट धारा के लिए फैराडे का नियम लागू नहीं होता, लागू नहीं होता। और आपका फेवरेट क्वेश्चन होता है इसीलिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को क्या नहीं देते बेटा, को डीसी सप्लाई यानी कि दिष्ट धारा नहीं देते, ये कारण है बेटा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखो बेटा, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। अब बेटा ये स्वप्रेरकत्व के कारण कुंडली में क्या है, स्वप्रेरण का गुण होता है बेटा। इसका नियम क्या है, ये लेंज के नियम पर आधारित होता है। आ जाओ बेटा, यह किस नियम पर, तो बेटा इसके कारण जो कुंडली में विद्युत वाहक बल होता है वो लेंज के नियमानुसार होता है। तो लिखो बेटा, स्वप्रेरकत्व के कारण बेटा क्या उत्पन्न होता है, एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विरोधी विद्युत वाहक बल आता है। क्यों, क्योंकि धारा ही है तो वोल्टेज आएगा, है ना। विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विरोधी विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है किसमें, कुंडली में होता है। अब बताओ किस नियम से होगा, क्योंकि विरोध करेगा तो बेटा किस नियम से, यह लेंज के नियमानुसार होता है, यह लेंज के नियम के अनुसार होता है, के अनुसार होता है। ठीक है, इसका मान कोई जानता है, चलो मैं बता देता हूँ बेटा, क्या होता है, E बराबर माइनस एल डी फाई बाई डी टी। तो बेटा ये क्या होता है, ये ईएमएफ जो होता है ना, ईएमएफ, बेटा इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है साथियों E बराबर माइनस एल डी कौन, आई बाई डी टी। बेटा यही तो कहते हैं कि प्रवाहित धारा परिवर्तन का विरोध, बेटा यही कर रहा है, देखो धारा परिवर्तन का प्रति सेकंड विरोध कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक 0 सेकंड के अंदर कितना हो जाएगा अनंत, इसलिए इसको कहते हैं बेटा विरोध। और ये जो माइनस का निशान है ना बेटा, ये माइनस का निशान क्या है बेटा, यही बताता है क्या, ये बताता है बेटा लेंज का नियम। ये जो विरोध हुआ है वो क्या होता है बेटा, हमेशा विपरीत दिशा में होता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें बेटा जब आप जानोगे तो आपको मशीन आराम से समझ आएगी। ठीक है बेटा, हाँ। और बेटा इसी विरोधी ईएमएफ को क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। इसी विरोधी ईएमएफ को, ईएमएफ को क्या कहते हैं बेटा, को क्या कहते हैं बेटा, बैक ईएमएफ कहा जाता है। सुना है मोटर में बैक ईएमएफ, बिल्कुल बेटा वही है, बैक ईएमएफ कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, बस बेटा इसलिए सारी चीजें आपको आसान लगने लगेगी। अब बेटा यहाँ पर इस सूत्र के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है चीजें, देखो बेटा, जहां ये जो बेटा डी बाई डी टी है ना, डी बाई डी टी, बेटा ये क्या कहलाता है, ये धारा परिवर्तन कहलाता है। और आपको पूछेगा इस धारा परिवर्तन की इकाई क्या है, तो बेटा इस धारा परिवर्तन की देखो, आई मतलब धारा, एम्पियर, और ये सेकंड, तो बेटा इसकी क्या है इकाई, एम्पियर प्रति सेकेंड। और बेटा एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए एल, बेटा एल की इकाई क्या है, एल क्या है बेटा, एक प्रेरक है, और प्रेरक तत्व की इकाई क्या होती है, हेनरी। बेटा दरअसल इंडक्टर ही है जो धारा परिवर्तन का विरोध कर रहा है। ठीक है, समझ गए। और बेटा इसी ही इसको प्रेरकत्व कह दो, या फिर ये टॉपिक है उस हिसाब से क्या लिख दो, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, है ना। और बेटा क्या है, इसकी इकाई हेनरी। ठीक, ये लो बेटा, आपको सारी चीजें समझ में आ गई। बेटा इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, अब जैसा कि मैंने या तो आप खुद के जीवन में प्रकाश लाओगे या दूसरे की, तो बेटा जैसे ये स्वप्रेरकत्व था, तो दूसरा क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व। दूसरा क्या है बेटा, अन्योन्य प्रेरकत्व, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस। कितने नंबर था ये, बी, ये लो बेटा सी, अन्योन्य। वही अन्योन्य बेटा जो ट्रांसफार्मर का नियम है ना, वो अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरकत्व, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या है बेटा इसका नाम, म्यूचुअल इंडक्टेंस। यही म्यूचुअल है ना बेटा जो ट्रांसफार्मर का जो है ना लॉ, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अच्छा बहुत अच्छे।
सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, इसका प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक, यानी कि इसको देख के मैं समझूंगा कैसे? तो बेटा इसका प्रतीक क्या होता है? कैपिटल एम होता है। कैपिटल एम होता है, ठीक है। बहुत अच्छे। तो बेटा हर चीज लिखो, ठीक है। अब लिखो बेटा, समान कोर वाली दो कुंडली में अगर एक में धारा प्रवाह करेंगे और दूसरे में क्या हो बेटा, धारा परिवर्तन के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो बेटा उसे क्या कहा जाता है? परस्पर या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है बेटा, लिखो बेटा, इसे इसे परस्पर प्रेरकत्व भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। अभी बताता हूँ बेटा कैसे। अब देखो बेटा, हुआ क्या, ये मान लो एक ट्रांसफार्मर है ना, ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर की क्या है? कोर है, ठीक है। अच्छा, जब मेरा क्या हुआ बेटा, मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की हुई है, ये लो बेटा, ठीक, और एक वाइंडिंग बेटा ट्रांसफार्मर में यहाँ पर है, ये लो, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, यहाँ पर मान लो कोई लोड लगा हुआ है, अभी ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, सिर्फ लिखा है ना लोड, ठीक। अब देखना बेटा, यहाँ पर मैंने एक प्रत्यावर्ती दी, डीसी क्यों नहीं दी? क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा, है ना, और फैराडे का नियम काम नहीं करेगा। बेटा हुआ क्या, देखो यहाँ पर मैं चीज भूल गया, लिखा देता हूँ बेटा, ये रहा बेटा ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा एक चीज लिख दो, एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल, और एक्सएल बराबर बेटा क्या होता है? 2 पाई एफ इंटू एल, और अगर डीसी के लिए देखोगे तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या आती है? 0, इसलिए एक्सएल 0 आ जाता है ना, ध्यान रखना बेटा। अब देखो बेटा, जब मैंने यहाँ से धारा दी, है ना, तो यहाँ से धारा गई और इस कुंडली में गई, यहाँ से इसमें गई, फिर यहाँ से इसमें गई, यहाँ से इसमें गई। हुआ क्या बेटा, धारा जाएगी तो ऑरस्टेड क्या बोलता है? एक चालक में धारा गई तो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, आएगा। इसलिए बेटा लाइन से देखा करो चीजों को। ये देखो बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया, आ गया। अब ये क्या है बेटा? एक कोर है ना, एक कोर, यानी कि लोहे की कोर, तो बेटा यहाँ पर भी ये चुंबक जाएगा, ये फ्लक्स जाएगा, ये फ्लक्स गया, ये फ्लक्स गया, ये फ्लक्स गया, ये फ्लक्स गया, गया। अब देखो ये फ्लक्स जा रहा है, तो ये फ्लक्स हो गया बेटा, ये जो फ्लक्स होगा उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ वाला, यानी कि खुद का। और बेटा यही फ्लक्स आगे जाके इस कुंडली को काट रहा है कि नहीं? तो बेटा इस कुंडली में काटने पर इसमें एक ईएमएफ आएगा, है ना, यानी कि एक होगा ये वाला बेटा फ्लक्स। और ये जो फ्लक्स होगा ना बेटा, इसको कहते हैं म्यूचुअल फ्लक्स, यानी कि φm, ठीक है, और यही धारा के जनन का कारण होगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया साथियों? यहाँ से मुझे ये आया कि समान कोर है, देखो कोर समान है कि नहीं? हाँ, कोर समान है ना, कोर कौन सी है? समान है। उसमें से जब एक में धारा दूंगा तो उसके कारण दूसरी के अंदर ईएमएफ हो रहा है बेटा, ये कहलाएगा म्यूचुअल, और यही ट्रांसफार्मर के अंदर यूज होता है। तो क्या होगा बेटा, जब किसी समान कोर वाली दो कुंडली, एक कुंडली और दूसरी कुंडली, और एक में क्या करेंगे? प्रत्यावर्ती धारा देंगे, तो बेटा अन्य में क्या होगा? एक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होगा ना, उसे कहेंगे इंडक्शन, ठीक है। हाँ, तो लिखो बेटा, जब जब समान कोर, समझ में आया? समान कोर, ये समान कोर, जब समान कोर की कुंडलियों में ये पहली और ये दूसरी में किसी एक पर क्या करेंगे बेटा? धारा देंगे, धारा देंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा? धारा देंगे तो दूसरी कुंडली में जिस गुण से क्या उत्पन्न होगा बेटा? विद्युत वाहक बल होगा ना, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, बल उत्पन्न होगा ना बेटा, उत्पन्न होगा, उस गुण को, उस विद्युत वाहक बल को नहीं, उस गुण को क्या कहा जाता है बेटा? परस्पर या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है, प्रेरकत्व कहा जाता है। और ये कहाँ यूज करते हो? इसे हम कहाँ यूज करते हैं बेटा? इसे ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर में। अच्छा, अब आपने अक्सर पूछा होगा कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक, बेटा अच्छे टीचर कंफ्यूज रहते हैं बेटा, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक द्वितीयक जैसा कोई चीज नहीं होता। सुनो इधर आओ बेटा, जहां से आपने लोड लगाया वो होती है मेरी प्राथमिक, जहां आपने स्रोत लगाया वो होगी, जहां स्रोत लगाया वो प्राथमिक, और ये होगी लोड। बेटा इसमें केवल हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज होता है, प्राथमिक द्वितीयक नहीं होता। इसने क्या लिखा है? जब समान कोर की किसी भी एक कुंडली में मैं यहाँ करंट दूंगा तो यहाँ उत्पन्न हुआ, तो बेटा ये लोड हो जाएगा। यहाँ करंट दिया और यहाँ मेरी प्रेरित हुआ तो ये लोड हो जाएगा, समझ गए? इसलिए ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक जैसी चीज नहीं होती। तो लिखो बेटा, इसीलिए इंपॉर्टेंट बना ना, इसीलिए क्या बेटा, ट्रांसफार्मर में बेटा पहले मशीन से पहले इन चीजों को क्लियर किया जाता है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक प्राथमिक तथा द्वितीयक नहीं होता, प्राथमिक तथा द्वितीयक छोर नहीं होता, है ना, नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो खुद ही म्यूचुअल पे काम कर रहा है, और म्यूचुअल तो यही कह रहा है कि अगर इधर दोगे स्रोत तो उधर पैदा हो जाएगी, इधर दोगे तो इधर हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसलिए रटो मत, चीजों को समझो कि चीजें कहनी क्या चाह रही है, ठीक है। समझ गए? तो आज से आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे कि ट्रांसफार्मर प्राथमिक द्वितीयक होता है क्या? कि नहीं होता भैया, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इधर आप सप्लाई दोगे तो इधर लोड बन जाएगा, इधर लोड दोगे तो इधर हो जाएगा, यानी कि सप्लाई और लोड एंड होता है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अच्छा, इसका प्रतीक क्या होता है? एम होता है, और इसकी इकाई क्या होती है? हेनरी होती है। तो बेटा इसकी चलो आगे लिख दो बेटा, होती है, ओके। अब लिखो बेटा, इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई बेटा क्या होती है? हेनरी होती है। अब बेटा क्या होता है? अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है बेटा? एक कपलिंग होती है। देखो
अब क्या आप देखते हो ट्रांसफार्मर में जो ये दी है वो यहाँ पर मिल जाएगी डायरेक्ट? नहीं, बेटा इसमें कुछ कपलिंग होती है। तो ये ट्रांसफार्मर में जो ये फ्लक्स आया ना बेटा, इस फ्लक्स का क्या होता है, कुछ कपल आता है यहाँ पर, यानी कि कुछ कपलिंग होती है, कुछ जुड़ाव होता है बेटा, उसको कहते हैं कपलिंग गुणांक। आ जाओ, तो देखो यहाँ से एक टर्म आता है बेटा कपलिंग फैक्टर। कपलिंग कपलिंग फैक्टर, है ना? बेटा ये कपलिंग फैक्टर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोग कारक। क्या कहते हैं? संयोग कारक, है ना? संयोग कारक। तो सबसे पहले ये संयोग कारक को दर्शाया किससे जाता है, तो लिखो बेटा इसे इसे के से के से दर्शाया इसे के से दर्शाया जाता है। ठीक है बेटा। अब ये संयोग कारक होता क्या है साथियों, उसके बारे में बात करते हैं। देखो संयोग कारक होता क्या, देखो वास्तव में संयोग कारक वो मान है, संयोग कारक वह मान है जो जो एक कुंडली में धारा प्रवाह द्वारा दूसरी कुंडली में क्या दर्शाता है बेटा, दूसरी कुंडली में फ्लक्स के लीकेज नहीं, फ्लक्स के लिंकेज, यानी कि फ्लक्स के संबंध को बताता है, फ्लक्स के संबंध को बताता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैं बताता हूं बेटा। अब आपसे पूछेगा एम और के में क्या संबंध होता है ना? आ जाओ बेटा, एम और के में संबंध। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एम यानी कि क्या, म्यूचुअल, और बेटा के यानी कि कपलिंग फैक्टर में संबंध बेटा इस संबंध को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीजें ध्यान रखना, एम और के में संबंध। आओ बेटा, इस संबंध को ध्यान रखना कि इसमें कुछ चीजें माननी पड़ेगी। माना जो आप भाई ये ट्रांसफार्मर क्या है, यही तो पढ़ा आपने कि समान कोर होनी चाहिए और उसमें क्या होनी चाहिए बेटा, वाइंडिंग होनी चाहिए, है ना? ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या मानोगे कि मान लो प्राथमिक जो स्रोत से जुड़ी हुई है वो प्राथमिक, जो लोड से जुड़ी हुई है वो क्या हो जाएगी, द्वितीयक, है ना? प्राथमिक द्वितीयक नहीं, लोड और स्रोत, है ना? तो यहाँ से आपको क्या मानना पड़ेगा कि माना स्रोत से, दूसरा क्या मानोगे, लोड से जुड़ी वाइंडिंग में बेटा क्या है, टर्न संख्या कितनी है, टर्न संख्या कितनी मानोगे, L2। अब देखो बेटा इनके मध्य संबंध निकाल देते हैं, और बेटा इसके मध्य एक सूत्र होता है, मैं आपको याद कराऊंगा, अभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ, अब देखो बेटा ये दरअसल के क्या होता है, स्थिरांक होता है। तो बेटा यहाँ लिख दो, दरअसल ये के क्या है, एक स्थिरांक है और कुछ नहीं। तो बेटा इसको याद कैसे करोगे, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, m बराबर k है या k बराबर m। अभी देखो आपको याद कराता हूँ। देखो बेटा सूत्र क्या है, m और k इसी फॉर्म में लिखो इसको। तो सूत्र क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, k, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, L1 L2। बेटा कहीं कहीं इसको ऐसा भी लिखा होता है कि k बराबर, अब m के नीचे भेज दो इसको वज्र गुणा में, तो m अंडर रूट में L1 L2, है ना? बस यही तो है आपका, ठीक है? समझ गए? जहां L1 और L2 क्या है, स्वप्रेरकत्व है। ठीक है, समझ गए? अब बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखो, अधिकतम इंपॉर्टेंट क्या है भाई, एक से ज्यादा तो होगी नहीं, तो बेटा यहाँ क्या लिखोगे, अधिकतम k का मान k बराबर 1 हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है ना कि सारा के सारा लिंक हो गया, है ना? हो सकता है ना? अधिकतम कितना हो सकता है बेटा, k, है ना? तो चलिए बेटा, इस तरह से अपन ने कपलिंग फैक्टर के बारे में छोटी-छोटी चीजें जानी है ना। अगले लेक्चर में हम कपलिंग के बारे में कुछ छोटी चीजें और जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते-बढ़ते प्रेरक के प्रतिघात को समझेंगे, उसके बाद कनेक्शन को समझते हुए चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार, ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इंडक्टर का चैप्टर। आइए फिर से शुरू करते हैं माई सफर, और एक चीज को अच्छे से सीखेंगे। आ जाओ, यह है प्रेरित्र, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे, और लास्ट के अंदर हम चले थे, ओहो हो, थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। देखो बेटा, लास्ट के अंदर हमने 3 तरह के प्रेरक को पढ़ा था, 3 तरह के इंडक्टर को पढ़ा था, है ना, प्रेरक को। पहला हमारा क्या था, एयर कोर, जो मैंने बताया था अंदर की तरफ केवल हवा होती है बेटा, इसके अंदर हवा होती है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा, एयर कोर। हिंदी में लिख देता हूँ, वायु कोर, है ना, वायु कोर इंडक्टर। ठीक है। उसी प्रकार ये दूसरा क्या था बेटा, जो मैं बता रहा था ना आपको, फेराइट, जो कि उच्च आवृत्ति पे यूज करते हैं बेटा, ये है फेराइट। इसके अंदर ये किसका बना होता है, ये लोहा प्लस कार्बन का बना होता है ना, और इसके ऊपर बाइंडिंग होती है, बस बेटा ये क्या है, फेराइट कोर। और ये आप सभी पढ़ चुके हो, जैसे ट्रांसफार्मर में कोइल की भी होती है ना, और बेटा ये क्या है, परमानेंट, तो इसे कहते हैं लोहा कोर। ठीक है। ये चित्र इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि आपको थोड़ी सी समझ बने कि आप चीजें पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम जो लास्ट के अंदर जो टॉपिक था, कौन सा था, युग्मन गुणांक का या फिर म्यूचुअल कोफिशिएंट का, उसके लिए। ठीक है, कपलिंग कोफिशिएंट के बारे में पढ़ते हैं। आ जाओ बेटा। अब वैसे तो शायद पढ़ लिया था हमने, थोड़ा सा लिख देते हैं इसके बारे में। युग्मन गुणांक, या इसको कहते हैं संयोग कारक, और आप इसको किस नाम से जानते हैं, कपलिंग फैक्टर के, कपलिंग फैक्टर। वैसे आपको पढ़ा दिया था, लेकिन थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो इसको किससे दर्शाते हो, तो इसे किससे दर्शाते हो बेटा, इसे के द्वारा दर्शाया जाता है। अब बेटा एक एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है आइडियल तौर पे कितना होना चाहिए, और एक पूछा जाता है प्रायोगिक तौर पे कितना होना चाहिए। तो लिखो बेटा,
आमतौर पर, यानी कि एक तो पूछेगा आमतौर पर, तो बेटा आमतौर पर यानी कि जनरली आमतौर पर के का मान क्या होता है? के का मान सदैव क्या होता है बेटा? 1 से कम। सदैव क्या होता है? 1 से कम। 1 से कम। आदर्श परिस्थितियों में कितना होता है? 1। तो लिखो बेटा आदर्श परिस्थितियों में कितना होता है? लिखो। यानी कि आदर्श नहीं, अधिकतम। पूछा जाएगा अधिकतम, अधिकतम के का मान कितना होता है? तो बेटा के का अधिकतम मान कितना होता है? ठीक है। अब बेटा इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने आदर्श ट्रांसफार्मर पूछा जिसके अंदर किसी की लॉस नहीं होता है ना? तो बेटा उसके अंदर के का मान कितना होता है? तो आज जाइए जानते हैं। तो बेटा आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर के का मान कितना होता है? 0। तो बेटा आदर्श ट्रांसफार्मर में आपके के का मान कितना होता है? 0 होता है। और बेटा एक आपका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, आपने आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का नाम सुना हुआ है? बेटा जिसमें टर्नों की संख्या बराबर होती थी N1 बराबर N2, बेटा उसके अंदर पूछा जाता है। तो लिखो बेटा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। एक पूछा जाता है बेटा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, इसको कंफ्यूज मत करना बेटा, आप हर बार गलत करते हो, अब मत करना। आइसोलेशन, आइसोलेशन यानी कि ऐसे ट्रांसफार्मर जिसकी दोनों कुंडलियां आइसोलेट है, अकेली है, तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में बेटा 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं यही लिख देता हूं, है ना? ट्रांसफार्मर फार्मर में बेटा के पूछेगा ना, तो के का मान होता है 0। लेकिन बेटा यहीं पे अगर ये पूछेगा ना N1 N2 क्या होता है? N1 बराबर N2 होता है। ये अनुपात बेटा 1:1 होता है। ये छोटे-छोटे क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, हमेशा अपने को कंफ्यूज करते हैं ना। ये क्या है? टर्न रेशियो। इसलिए मैंने यहीं पे लिखा दिया क्योंकि हमारे विद्यार्थियों को मार्क्स अच्छे लाने हैं। ठीक है, चलो अगला पढ़ते हैं बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये तो था आपके आइसोलेशन के बारे में। अब बेटा ये प्रेरक है तो कुछ ना कुछ बाधा देगा, तो बेटा उस बाधा को कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। आइए दोस्तों जानते हैं प्रेरकीय प्रतिघात के बारे में। प्रेरकीय प्रतिघात कौन देगा? प्रेरकी देगा सर, प्रतिघात। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इसे दर्शाते कैसे हैं? तो बेटा इसे दर्शाते किससे हैं? एक्सएल से। तो आप सभी जानते हैं इसे, इसे एक्सएल द्वारा दर्शाया जाता है। अब दूसरा, इसका सूत्र क्या होता है? तो बेटा इसका सूत्र, या डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा, सूत्र क्या होता है इसका? एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। और आप सभी जानते हैं इस ओमेगा का मान कितना होता है? ओमेगा होता है बेटा कोणीय आवृत्ति। क्या होती है? कोणीय आवृत्ति, है ना? और बेटा कोणीय आवृत्ति का इकाई पूछे तो बोलना क्या होता है? रेडियन। रेडियन प्रति सेकंड। क्या होती है? रेडियन प्रति सेकंड। हिंदी में लिख देता हूं, रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, यानी कि ओमेगा का मान और क्या जानते हैं? ओमेगा बराबर होता है बेटा 2 पाई एफ, है ना? और एफ की क्या होती है बेटा? हर्ट्ज इकाई। ठीक, तो यहां से ओमेगा की जगह लिखा मैंने 2 पाई एफ और एल, है ना बेटा? ये क्या आ गया? एक्सएल का मान। और बेटा इसकी इकाई क्या होती है? ओम होती है। ठीक है बेटा, चलिए तो लिखो बेटा इसकी इकाई, इसकी इकाई क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम होती है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो। अब बताओ बेटा इसकी परिभाषा क्या होती है? तो प्रेरकत्व का वह गुण जो कि प्रवाहित धारा का विरोध करता है, और इस विरोधी स्वभाव से जो बाधा उत्पन्न होती है ना बेटा, वो क्या कहलाती है? प्रेरकीय प्रतिघात। तो लिखो बेटा, जैसा कि हमें ध्यान है कि प्रेरक, प्रेरक द्वारा धारा प्रवाह में, धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही क्या कहा जाता है बेटा? को प्रेरकीय प्रतिघात कहा जाता है। को प्रेरकीय प्रतिघात, को प्रेरकीय प्रतिघात कहा जाता है। यानी कि जो प्रेरक द्वारा जो धारा परिवर्तन में बाधा होगी ना, जैसे करंट प्रवाह में बाधा प्रतिरोध दे रहा था, वैसे यहाँ पर जो इसके द्वारा भी जो बाधा होगी ना बेटा, उसको क्या बोलोगे? प्रेरकीय प्रतिबाधा। अब बताओ ये किस में होगी? तो बेटा ध्यान रखना, यह बाधा केवल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, यह बाधा केवल किस में देगा? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा में देगा। प्रत्यावर्ती धारा में ही होगी। डीसी में क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो 0 हो जाएगी। अभी बताता हूं बेटा, यह धारा बेटा डीसी में आवृत्ति क्या होती है? 0, इसलिए प्रतिघात भी 0 होता है। तो यहां लिखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डिस्ट धारा होती है ना बेटा, डिस्ट धारा, इसकी आवृत्ति क्या होती है? आप सब जानते हो, F बराबर 0। अतः बेटा डीसी के लिए जो प्रतिघात होता है ना, वो उसका मान भी क्या होता है बेटा? 0। क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि x बराबर क्या होता है बेटा? 2 पाई f इंटू
एल, है ना, और एफ का मान अगर 0 रखोगे तो बेटा एक्स का मान भी क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या होती है बेटा हमेशा शून्य। ठीक है, किसके लिए, डीसी के लिए, किसके लिए, दिष्ट धारा के लिए। इसलिए बेटा ये धारा हमेशा किसकी होती है, प्रत्यावर्ती धारा की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब बेटा इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेरक में क्या होता है बेटा। तो प्रेरक में ऊर्जा संरक्षित होती है, किस रूप में होती है, चुंबकीय रूप में होती है। किसके कारण होती है, तो धारा के कारण होती है। उसका सूत्र क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। बेटा इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। आओ बेटा, प्रेरक द्वारा संग्रहित ऊर्जा एफ, प्रेरक द्वारा संग्रहित, प्रेरक द्वारा संग्रहित ऊर्जा यानी कि स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है बेटा, उसके बारे में पढ़ते हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन तो हमारा वही है बेटा। तो इसे दिखाओगे किससे, तो इसे ई एल द्वारा दर्शाया जाता है। देखो मैं क्यों बताता हूँ। इससे ई एल यानी कि एनर्जी इन इंडक्टर, इसे ई एल द्वारा दर्शाया जाता है प्रायोगिक तौर पे। ठीक है, अब बेटा इसका मान क्या होता है, तो इसका सूत्र क्या होता है बेटा, ये होता है ई एल बराबर बेटा क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। अब आप देखेंगे सर इसमें आई क्यों आया, तो आप खुद देखो बेटा, ये इंडक्टर है और इस इंडक्टर में मैं जब धारा डालूंगा ना, तब बेटा क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तब मैग्नेटिक फील्ड आएगा। यानी कि आपको याद हो गया ना आई क्यों आया, बस इसी तरह से आपको याद करना है ना। तो ई एल बराबर क्या होता है बेटा, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। अब बताओ बेटा ये क्या होगा, प्रेरक क्या करता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में धारा इकट्ठी करता है। तो बेटा ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, प्रेरक किस रूप में करता है बेटा, तो प्रेरक सदैव बेटा किस रूप में धारा इकट्ठी करता है, सदैव चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में धारा क्या करता है बेटा, संग्रहित करता है, इकट्ठी करता है, संग्रहित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, और क्या ध्यान रखोगे बेटा, इसमें ध्यान रखना, ये आप सभी जानते हैं इस सूत्र में क्या होता है बेटा, जहां जहां एल जो है बेटा क्या है, वो क्या है, स्वप्रेरकत्व है ना, है ना, जिसकी इकाई क्या होती है, हेनरी होती है। और बेटा आई क्या है, प्रवाहित धारा का मान है, इस धारा का मात्रा क्या होता है बेटा, एम्पीयर। ये सारी चीजें ध्यान रखना बेटा इसके बारे में, संग्रहित ऊर्जा के बारे में। ठीक है, अब बेटा आप क्या है, अब आपके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपने प्रेरक को देख लिया, प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, प्रेरक में ऊर्जा कौन सी होती है और किस फॉर्म में इकट्ठी होती है चुंबकीय क्षेत्र में। अब देखते हैं कि प्रेरक का संयोजन कैसे करते हैं। तो बेटा हर छोटी छोटी चीजों पर प्रकाश डालना जरूरी है। ठीक है, आइए जानते हैं बेटा प्रेरक के संयोजन। क्या जानेंगे बेटा, प्रेरकों के संयोजन, यानी कि अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा प्रेरकों के। हम वो सभी सूत्र पढ़ेंगे बेटा जो एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है। प्रेरकों के संयोजन, है ना, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से आईटीआई के स्तर तक और डिप्लोमा के स्तर तक जरूरी है ना। प्रेरकों के संयोजन, ठीक है बेटा, प्रेरकों के तो आमतौर पे बेटा प्रायोगिक रूप से ये दो प्रकार के संयोजन होते हैं, आप सभी जानते हैं। पहला कौन सा होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। प्रायोगिक तौर पे दो ही होते हैं बेटा, श्रेणी क्रम, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, समानांतर क्रम संयोजन। एक एक करके इसके सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, डॉट कन्वर्जन पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। समानांतर क्रम, आइए तो पहला क्या है बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, है ना, श्रेणी क्रम संयोजन किसका, इंडक्टरों का। आ जाओ बेटा, अब इसमें क्या ध्यान रखना है बेटा, सबसे पहले इसे श्रेणी क्रम क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि इसमें सभी प्रेरक बेटा क्या होते हैं, श्रेणी में जुड़े होते हैं। तो लिखो बेटा, इस प्रक्रिया में सभी प्रेरक बेटा कैसे जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होते हैं बेटा, जुड़े होते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में सभी क्रम कैसे होते हैं बेटा, श्रेणी क्रम में होते हैं। और प्रतिरोध के भांति सभी का क्या होता है बेटा, बीजगणितीय योग होता है। तथा प्रतिरोध की तरह सभी प्रेरकों का क्या होता है बेटा, तुल्य क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर, यानी कि उसे जोड़ देते हैं। बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, योग होता है। अभी डॉट वाले बाद में बताएंगे बेटा। तो देखो इस तरह से हम क्या समझेंगे, मान लो ये मेरा एक क्या प्रतिरोध प्रेरकत्व है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरह मान लो मेरे पास n है। ठीक है बेटा, और यहाँ पर क्या है, आपका एक स्रोत लगा दिया जाता है v। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। मान लो बेटा ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, इस तरह मेरे Ln है। तो बेटा यहाँ से तुल्य, जैसे प्रतिरोध आप पढ़ चुके हो, तो बेटा यहाँ पर n जो होगा ना बेटा, उसका तुल्य कितना हो जाएगा, इन सभी के योग के बराबर हो जाएगा, यानी कि L1 प्लस L2 प्लस L3 और से लगा कर बेटा Ln। बोलिए सही, समझ में आ गया बेटा। इसी तरह एक और होता है हमारा समानांतर क्रम संयोजन, बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल प्रतिरोध के जैसे, है ना। आ जाओ,
दूसरा है बेटा समानांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इसमें क्या होगा, सारे प्रेरक कैसे लगे होंगे बेटा, समांतर क्रम में जुड़े होंगे। तो इसमें सभी प्रेरक कैसे जुड़े होंगे, समानांतर। इस प्रक्रिया में बेटा सभी प्रेरक कैसे होंगे, सभी प्रेरक कैसे होंगे बेटा, समानांतर क्रम में जुड़े होंगे। समांतर क्रम में जुड़ते हैं, नंबर एक बात। और क्या होगा बेटा, इसमें भी प्रतिरोध के भांति क्या होगा बेटा, प्रेरकों का व्युत्क्रम होगा वो अलग अलग के बराबर होगा। यानी कि इसमें जो तुल्य प्रेरकत्व होगा ना बेटा, तुल्य प्रेरकत्व, सभी प्रेरकत्व के व्युत्क्रम यानी कि उल्टे, अभी समझाता हूं बेटा, व्युत्क्रम व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा, के योग के बराबर होता है। आइए जानते हैं कैसे, आइए जानते हैं कैसे। अब देखो बेटा, इसको कैसे समझेंगे कि माना ये मेरी एक श्रृंखला है, ठीक है, और सबको समानांतर होता है और समांतर में वोल्टेज बराबर होती है, बस वही। ये पहला L1, ये क्या है बेटा, दूसरा L2, इसी तरह बेटा ये क्या है, तीसरा L3, और इसी तरह मेरे पास N इंडक्टर लगे हैं मान लीजिए, है ना। तो बेटा यहां से क्या निकालोगे आप, L तुल्य, है ना। तो प्रतिरोध में जो सूत्र लगाते हैं वो यहाँ लगाइए बेटा। तो 1/Ln इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/L1, 1/L2 से लगाकर 1/L3, यानी कि 3 नहीं n, यानी कि n, ठीक है, समझ गए, समझ गए। और समान बेटा, अगर फिर भी यहां पर मान लीजिए, माना सभी जो प्रेरक है मेरे समान मान के, है ना, प्रेरक समान मान के, ये स्पेशल केस है, देख लीजिए बेटा, सभी प्रेरक समान मान के हैं, मान के है, तो बेटा प्रतिरोध की तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/Ln बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि Ln बराबर यानी कि नेट बराबर कितना हो जाएगा, L बटे में n, यानी कि उसका डिवाइड, ठीक है बेटा। उसी तरह बेटा श्रेणी में भी ऐसा होता है कि मान लीजिए सब बराबर है, तो यहाँ लिखा माना सभी मेरे प्रेरक क्या है बेटा, बराबर है, प्रेरक समान है, तो बेटा इसके लिए क्या हो जाएगा, सेम प्रतिरोध की तरह Ln बराबर क्या हो जाएगा, n × L, ठीक है। बस ये छोटी छोटी चीजें याद रखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बेटा ये तो था कि सामान्य रूप से कैसा होता है, लेकिन आपको पता है इंडक्टर की पोलैरिटी भी होती है। जब आगे मशीनें पढ़ोगे, उसके बाद बड़ी क्लासों में जाते हो ना, तो बेटा वहां पर पोलैरिटी यानी कि ध्रुवता को बहुत महत्व दिया जाता है। तो बेटा छोटी चीज नहीं जानोगे तब तक बड़ी चीज कैसे जानोगे, है ना। तो जानते हैं कि इस पर ध्रुवता का क्या प्रभाव होता है। तो आओ बेटा जानते हैं प्रेरकों पर ध्रुवता का प्रभाव। प्रेरकों पर ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी, है ना, बहुत आसान फॉर्मूले हैं, अभी मैं याद करा दूंगा बेटा। पोलैरिटी का प्रभाव आप बस इंटरेस्ट बना के पढ़ते रहो, है ना, ठीक है। चलिए बेटा, ध्रुवता का प्रभाव। अब देखो बेटा, प्रत्येक प्रेरक के सापेक्ष ये किससे निरूपित किया जाता है, तो ये डॉट से निरूपित किया जाता है। तो यह प्रभाव, कौन सा प्रभाव, ध्रुवता का प्रभाव, यह प्रभाव प्रेरक पर किससे निरूपित किया जाएगा, डॉट से। डॉट, ये देखो बेटा लिखा मैंने डॉट, यानी कि ऐसे से निरूपित किया जाता है, से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। अब इसका अर्थ क्या होता है, आओ जानते बेटा, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है बेटा, इस छोर से धारा गई है, इस छोर से धारा ने प्रवेश लिया है या नहीं। बेटा ये डॉट क्या बताता है कि इस छोर से धारा प्रवेश ली है या नहीं। देखो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण समझो बेटा पहले इसका। मान लीजिए बेटा ये है और इसका पॉइंट यहाँ लगा है। अब यहाँ से धारा गई है, तो देखो यहाँ क्या है, ये बता रहा है कि इस डॉट से धारा गई है यहाँ, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, या बेटा यहाँ से धारा गई है और ये बता रहा है कि इस डॉट से धारा बाहर निकली है, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये कौन सी प्रकृति है और ये कौन सी है, तो ये बताता है कि यहाँ से धारा प्रवेश हुई है। तो ये डॉट क्या बता रहा है कि यहाँ से मेरी धारा प्रवेश हुई है, और ये बता रहा है धारा निकल रही है। तो ये क्या बताता बेटा, यहाँ से धारा ने क्या किया बेटा, प्रवेश किया, है ना। और ये क्या बता रहा है बेटा कि यहाँ से धारा क्या हुई बेटा, निकल रही है। अब इसका मतलब क्या है, अभी आगे समझ में आ जाएगा, निकल रही है। पहले छोटी चीज समझो, ठीक है, ये चीज समझ में आई, पक्का पक्का। अब इसका नियम क्या है बेटा, इसका नियम क्या है, या तो ये एडिटिव होगी या सब्ट्रैक्टिव। बेटा देखो इसका नियम क्या है, इसका नियम क्या है, देखो इसके बेटा दो नियम है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके नियम क्या है वो जानो बेटा। अब देखो इसका नियम क्या है बेटा, सबसे पहले डॉट अगर लगा हुआ है, अगर डॉट लगा हुआ है और डॉट नहीं लगा है, इसका नियम क्या है, या तो डॉट लगा है या फिर क्या है बेटा, डॉट नहीं लगा है। ये देखो डॉट
नहीं लगा है। भाई या तो क्या करेंगे, वाइंडिंग के ऊपर डॉट लगा हुआ होगा या डॉट नहीं लगा होगा, यानी कि खाली है। तो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर डॉट लगा है तो ये कौन सी वाइंडिंग है, एन है। अगर डॉट है तो बेटा ये क्या है, एन है, यानी कि एन पोल है। क्या है, एन पोल। ठीक है। और अगर डॉट नहीं है तो बेटा ये कौन सा है, एस पोल है। कौन सा है, एस पोल है। अब देखो बेटा मैं बताता हूँ कैसे, एक एक चीज समझो तो समझ में आएगा बेटा। यहां से धारा गई, यानी कि ये वाइंडिंग का कौन सा पोल है बेटा, एन। यहाँ डॉट नहीं है, यानी कि ये क्या है, एस। ठीक। यहाँ वाइंडिंग का क्या है बेटा, देखो इसको एग्जाम्पल लेके समझो, तो यहाँ क्या हो गया बेटा, एस, और ये क्या हो गया, एन। बोलो समझ में आया, समझ में आया बेटा, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, चलो ठीक, समझ गया बेटा। इसी तरह यहाँ पे भी मिटा देते हैं। ठीक, चलो अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ डॉट है तो ये एन है, ये एस है, ये एस है, ये एन है। इतनी चीज समझ में आई, इतनी सौ समझ में आई। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना है, इसका डॉट का मतलब क्या है, एन पोल, और डॉट नहीं है तो एस पोल, है ना। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, इतनी चीज समझ में आई। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर क्या होती है, दो तरह की प्रक्रियाएं होती है, दो प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया क्या होती है, योगात्मक। या रुकिए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये समझ में आ गया ना, हाँ अब आ गया हो बेटा। इसमें कौन कौन से संयोजन होते हैं, तो पहला होता है बेटा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, अब देखो बेटा आराम से समझना, सब चीजें समझ में आ जाएगी। श्रेणी क्रम संयोजन, अब ये श्रेणी क्रम संयोजन किसका, डॉट का, किसका, डॉट का। ठीक है बेटा, अब मान लो मैं आपके सामने दो चीजें लिख रहा हूं, देखो बेटा, एक संयोजन है ये वाला, ये दो कुंडलियों का संयोजन है। ठीक है, अब देखो या तो ये हो सकता है बेटा संयोजन, या फिर बेटा क्या हो सकता है, ये। देखते रहना आराम से। अब देखो बेटा, या तो मैंने डॉट लगा दिया यहाँ पर, और इसके भी लगा दिया यहाँ पर, या फिर दोनों ही मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब आराम से देखो, एक बार गौर से देखो, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। देखो बेटा, इसका मतलब क्या है, यहां से अगर धारा डालूंगा ना बेटा, यहां से मान लो मैंने धारा डाली है ना, तो इसमें इसके भी एन छोर से धारा गई है, और इसके भी एन छोर से धारा गई। ठीक है, यानी कि ये एन है, ये एस है, ये एन है, ये एस है। इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, योग कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर, यहाँ से अगर मैंने धारा डाली है, ठीक है, ये धारा डाल दी। ठीक है, अब बेटा जहां डॉट होता है वहां क्या होता है, एन, और ये क्या होता है, एस, और ये क्या हो जाएगा बेटा, एस, ये क्या हो जाएगा, एन। यानी कि यहाँ भी एन छोर से धारा निकली है, और यहाँ भी एन छोर से धारा निकली है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है बेटा, योगात्मक। तो ये दोनों क्या है बेटा, योगात्मक प्रक्रिया है। अब आप बिल्कुल समझ चुके हैं, तो मैं आराम से बना देता हूं यहाँ पर, कि अगर ये वाले दो क्रम आपको कहीं दिखे, ठीक है, या फिर ये वाले अगर दो क्रम आपको दिखे, ठीक है, यहाँ पर डॉट और यहाँ पर डॉट, और एक में क्या है बेटा, यहाँ पर डॉट और यहाँ पर, तो इन दोनों कनेक्शन के लिए, इन दोनों कनेक्शन के लिए आपका तुल्य कितना हो जाता है बेटा, ये पूछते नहीं है पर थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्या है कि एग्जाम में थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है बेटा। यहाँ पर जो एल तुल्य आएगा ना, एल तुल्य, वो कितना हो जाएगा बेटा, योगात्मक के लिए L1 प्लस L2, और बस ये तो आपको ध्यान ही है कि श्रेणी में जुड़ती है ना। अब इन दोनों का जो म्यूचुअल आएगा ना बेटा, इन दोनों का म्यूचुअल M, है ना, इसकी बात है सारी। तो बेटा इसमें क्या होगा, योगात्मक है तो बस प्लस 2M कर दो, बस खत्म। याद हो गया बेटा आपको, याद हो गया आपको। ठीक है, समझ गए, बोलो समझ गए ना, आसान है ना बेटा, आसान है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं पहला कनेक्शन, और क्या नाम है बेटा इसका, समान ध्रुवता, समान ध्रुवता। चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा दूसरा कनेक्शन आता है असमान ध्रुवता। क्या नाम है इसका, असमान ध्रुवता। नाम से नहीं पता चल रहा है, असमान ध्रुवता, यानी कि जो अलग अलग जगह से आएगा और जाएगा, है ना। तो बेटा अब ना बेटा फॉर्मूला देखो,